तो चलिए आज चलते हैं भारत के एक ऐसे शानदार साम्राज्य की सैर पर जो छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच फला फूला। हम बात कर रहे हैं बस्तर के काकतीय साम्राज्य की। एक ऐसी कहानी जहां इतिहास, संस्कृति और कुदरत एक दूसरे में मिल जाते हैं। बस्तर को अक्सर जनजातियों की भूमि कहा जाता है और जानते हैं, ये सिर्फ कोई नाम नहीं है, बल्कि इस इलाके की आत्मा है। यहाँ की हवा में आज भी सदियों पुरानी परंपराएं और संस्कृतियां घुली हुई महसूस होती हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस जगह को साल वनों का द्वीप भी कहते हैं। जरा सोचिए, घने साल के जंगलों से घिरा ये इलाका ऐसा लगता है मानो बाकी दुनिया से कटा हुआ एक आइलैंड हो। शायद इसी कुदरती किलेबंदी ने यहाँ की अनोखी संस्कृति को सदियों तक बाहरी दुनिया से बचाकर रखा। तो सवाल उठता है कि आखिर इस कमाल की जमीन पर राज किसका था। यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है काकतीय राजवंश की, एक ऐसा वंश जिसने बस्तर के इतिहास का रुख ही बदल दिया। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इस राजवंश की पहचान उसकी जगह से कितनी गहरी जुड़ी थी। छत्तीसगढ़ के बाहर ये चालुक्य कहलाते थे, लेकिन जैसे ही वे यहाँ आए उन्होंने एक नई पहचान अपना ली और काकतीय बन गए। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, यह एक नए दौर की शुरुआत थी। लेकिन इन सभी शासकों में एक नाम ऐसा है जिसकी गूंज आज भी बस्तर की वादियों में सुनाई देती है। एक ऐसा राजा जिसने इस इलाके की संस्कृति को ऐसा रूप दिया जिसकी छाप यहाँ के त्योहारों और परंपराओं में आज भी जिंदा है। और वो राजा थे पुरुषोत्तम देव। कहते हैं उन्होंने एक ऐसी ऐतिहासिक तीर्थ यात्रा की जिसने न सिर्फ बस्तर की किस्मत बदली, बल्कि उन्हें एक ऐसी उपाधि भी दिलाई जो उनकी ताकत और सम्मान का प्रतीक बन गई। उस यात्रा के बाद उन्हें उपाधि मिली, रथपति। अब ये कोई मामूली टाइटल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सम्मान था जिसने एक महान शासक के तौर पर उनकी जगह को और भी पक्का कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर वो ऐसा क्या लेकर लौटे अपनी यात्रा से जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। इसका जवाब छुपा है उन 3 बेशकीमती तोहफों में जो उन्होंने अपने राज्य को दिए और बस्तर की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, उन्होंने बस्तर को अपनी राजधानी बनाया, जो सत्ता का एक नया केंद्र बना। दूसरा, उन्होंने विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा शुरू किया, जो आज दुनिया के सबसे लंबे त्योहारों में से एक है। और तीसरा, उन्होंने गोंचा उत्सव की परंपरा डाली, जिसकी रौनक आज भी हर साल देखने को मिलती है। तो ये तो हुई राजाओं और उनके बनाए इतिहास की बात, लेकिन बस्तर की कहानी इसकी कुदरत के बिना अधूरी है। चलिए अब इस राज्य के उन शक्तिशाली नज़ारों की तरफ चलते हैं जो इसके इतिहास के खामोश गवाह रहे हैं। और इस पूरी खूबसूरती के दिल में बहती है इंद्रावती नदी। इसे बस्तर की लाइफलाइन कहें तो गलत नहीं होगा। ये नदी न सिर्फ इस इलाके को सींचती है, बल्कि एक ऐसा नज़ारा भी बनाती है जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। और जानते हैं, यही नदी आगे जाकर बनाती है शानदार चित्रकूट जलप्रपात। यह झरना इतना चौड़ा और शक्तिशाली है कि इसे भारत का नियाग्रा का नाम दिया गया है। यह तुलना ही अपने आप में इसकी भव्यता बताने के लिए काफी है। तो इसकी खासियत क्या है? एक तो इसकी जबरदस्त चौड़ाई और दूसरा इसका घोड़े की नाल जैसा अनोखा आकार। ये दोनों बातें मिलकर इसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का एक सच्चा कुदरती अजूबा बनाती हैं। खासकर मानसून में तो इसका नज़ारा देखने लायक होता है। अच्छा, चौड़ाई में तो चित्रकूट का कोई मुकाबला नहीं, पर क्या छत्तीसगढ़ में इससे ऊंचा भी कोई झरना है? जी हां, और ये खिताब जाता है तीरथगढ़ जलप्रपात को। ये कोई एक धार में नहीं, बल्कि कई लेवल्स में सीढ़ियों की तरह नीचे गिरता है और एक जादुई माहौल बना देता है। शायद इसीलिए इसे कांगेर घाटी का जादूगर भी कहते हैं। तो हमने राजाओं की बात की, प्रकृति की बात की, और ये सब हमें कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है कि ये इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है। ये आज भी बस्तर की हवा में, यहाँ के लोगों में और उनकी परंपराओं में सांस लेता है। याद है हमने राजा पुरुषोत्तम देव की बात की थी और उनके शुरू किए गए बस्तर दशहरा की। वो सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना बनकर नहीं रह गया। सोचिए, वही त्योहार आज भी 600 साल से भी ज्यादा समय से उतने ही जोश और जुनून से मनाया जाता है। ये दुनिया के सबसे लंबे समय तक लगातार चलने वाले त्योहारों में से एक है। ये उस राजा की विरासत का एक जिंदा सबूत है। और ये बात सोचने पे मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास जो रस्में हैं, जो त्योहार हम मनाते हैं, उनमें न जाने कितने ऐसे ही छिपे हुए इतिहास, कितनी कहानियां जिंदा हैं जो चुपचाप